हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलो आज हम लोग अपना मिशन टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 में फाइनली 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का सारा क्वेश्चन करने के बाद आज वापस से आ गए हैं बेटा 6 मार्क्स क्वेश्चन फॉर क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम। 6 मार्क्स का केस स्टडी लेकर के, जो कि बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। इस वीडियो को तो देख ही रहे हो, साथ में आज रात 8 बजे मैं आपके साथ आ रहा हूं लाइव, और आज 20 एंड 21 एज पर माई कमिटमेंट मैं आपके साथ लाइव रहूंगा, और उसमें सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा वो केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और जो आपके लिए वो भी जो क्वेश्चन होगा वो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन होगा। तो चलो आज हम लोग इसमें भी 10 क्वेश्चन करेंगे, 6 मार्क्स का सारा क्वेश्चन होगा। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पे है, रीड ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इन पॉइंट 1 एंड 2। पॉइंट 1 एंड नेक्स्ट स्लाइड में बेटा पॉइंट 2 एक स्टेटमेंट है, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इसका आपको आंसर करना है। तो पहला पॉइंट आ जाओ, पढ़ते हैं। टी इज प्रोड्यूस्ड इन असम। असम में चाय बनाया जाता है। कौन सा नया बात है सर, हम लोगों को पता है। बट इज कैरीड टू कस्टमर नॉट ओनली इन दिस स्टेट। बोलता है कि सिर्फ असम का ही लोग तो वो चाय नहीं ना पीता है, वो चाय को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, वो चाय को बिहार भी लाया जाता है, वो चाय को न्यू दिल्ली भी लेके जाया जाता है। यानी कि इंटायर डोमेस्टिक ट्रेड एंड पूरा का पूरा एक्सटर्नल ट्रेड होता है उस असम के टी से, राइट। तो तुमको यहां पे बताना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग दैट इनेबल द मार्केटर टू अचीव इट्स गोल। कि ये जो गोल है कि हर जगह पहुंचाना है, उसका कौन सा फंक्शंस लगेगा। तो पहला फंक्शंस बेटा मेरे हिसाब से यहां पे होना चाहिए ट्रांसपोर्टिंग। क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टिंग। आज देख लेते हैं क्या बोला गया है। द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग दैट इनेबल द मार्केटर टू अचीव इट्स गोल इज ट्रांसपोर्टेशन। देखो मैंने बताया था यहां पे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। और इसका सेकंड आंसर जो होगा वो बोल रहा है, एनुमरेट एनी टू फैक्टर दैट मार्केटर शुड टेक इनटू कंसीडरेशन इन ऑर्डर टू एनालिसिस द आइडेंटिफाइड नीड। और चीजों को, किस चीजों को पहचानना है कस्टमर का, उसको भी तुमको दो फैक्टर, और उसका क्या दो फैक्टर है वो भी तुमको एनुमरेट करना है। तो बोला गया, इट इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट आर वाइड स्प्रेड। यूजर ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो हर जगह स्कैटर्ड है, एक जगह पे स्थिर नहीं है ना, स्टैग्नेंट नहीं है। एंड ज्योग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस, इट इज नेसेसरी टू मूव देम टू द प्लेस वेयर दे आर नीडेड फॉर कंजम्पशन। जहां पे चीजों का जरूरत है वहां पे आपको पहुंचाना होगा, और ये पहुंचाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ना। और द फैक्टर्स दैट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू एनालिसिस द मार्केटिंग नीड आर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, क्या भाई प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो, कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ द टारगेट मार्केट। सिंपल सा बात बोला गया है कि किसकी चीजों को कंसीडरेशन करना है, तो मार्केट को, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट को, कॉस्ट को, लोकेशन को, ये सारे चीज को कंसीडरेशन करके ही तुमको काम आगे करना है। तो दिस इज सेकंड आंसर। तो चलो ये तो हो गया। उसके बाद दोनों का मैंने आपको आंसर बता दिया। दूसरा पॉइंट बोलता है, पैडी इज ग्रोन ड्यूरिंग समर सीजन बट इट्स डिमांड एंड सेल्स टेक प्लेस थ्रू आउट द ईयर। नेम एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विच शुड बी अंडरटेकन टू रिड्यूस द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ पैडी। यानी कि बोलता है यहां पे कि समर सीजन का चीज है, यानी कि यहां पे गैप हो रहा है चीजों को बेचने में, कि तो यहां पे बेटा गैप हो रहा है कि टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो यहां पे जो टाइम गैप होता है, इस चीज को कौन कंसीडर करता है, इस गैप को कौन फील करता है, यहां पे जो प्रॉब्लम हो रहा है इस हिंड्रेंस को दूर कौन करता है, तो वेयर हाउस करता है। कौन करता है? वेयर हाउस। आओ जाओ इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो, द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग दैट रिड्यूस द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ पैडी स्टोरेज इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस करता है। चलो उसके बाद क्या है इसका क्वेश्चन बेटाओ देख लेते हैं। स्टेट बाय गिविंग 2 रीजन एज टू व्हाई प्रॉस्पर डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इसको इंपॉर्टेंट माना गया है वेयर हाउस को? तो बोलता है, ड्यू टू इरेगुलर डिमांड और सप्लाई देयर मे बी टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर सेल। हो सकता है डिमांड लेट से हो मार्केट में, तो यहां पे प्रोडक्शन के बाद गुड्स को रखा जाता है कहां पे? वेयर हाउस में, है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैव प्रोवाइड द टाइम यूटिलिटी। और इसका इंपॉर्टेंस पूछा था, तो दो इंपॉर्टेंस आपके सामने है, सबका स्क्रीनशॉट लेते चलोगे बेटा। टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इन द मार्केट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी अनअवॉइडेबल डिले इन डिलीवरी। बेटा किसी भी तरीके का तुम बना के चीज को रखोगे ना, तो डिलीवरी में लेट नहीं होता, क्योंकि बना हुआ है ना, बनने में लेट लगता है। बात समझ में आ रहा है? देने में थोड़ी लेट लगता है। तो यहां पे ये हो गया इसका आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप
that are required to be performed by the manager before evaluating all possibility courses of action in planning process. प्लानिंग प्रोसेस में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है स्टेप्स को, है ना, जो कि जरूरत है किसी भी मैनेजर को परफॉर्म करने, कब, इवैल्यूएटिंग ऑल पॉसिबल कोर्सेस ऑफ एक्शन से पहले। तो और इवैल्यूएट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है बेटा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग परमाइसिस, आइडेंटिफिकेशन अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। तो जब भी हम अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका बाद का स्टेप क्या हो जाता है, इवैल्यूएटिव अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। तो इसके बाद का 3 को तुमको यहां पे लिख करके एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव और गोल स्पेसिफाइड व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, क्या करना है वो होता है ऑब्जेक्टिव, है ना, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। डेवलपिंग परमाइसिस को बेटा एग्जम्पशन लेना, जितना ज्यादा से ज्यादा तुम चीजों के बारे में सोच सकते हो। तो क्या बोला गया, प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर व्हिच इज अनसर्टेन, देयरफॉर मैनेजर हैज टू मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट फ्यूचर। अजम्पशन ले सकते हो, अजम्पशन आर बेस मटेरियल अपन विच प्लान आर ड्रॉन, विच हमको अगर मान के चलो तुम्हें कोई भी फास्ट फूड का शॉप खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसके बारे में तुम जितना ज्यादा अजम्पशन ले सकते हो उसी को बोला गया डेवलपिंग परमाइसिस, राइट। उसके बाद आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, कितना सारा अल्टरनेटिव है पढ़ने का, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, ऑफलाइन क्लास कर सकते हो, स्कूलिंग कर सकते हो, नॉन स्कूलिंग कर सकते हो। तो बेटा तुमको क्या करना पड़ रहा है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, अगर तुम एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए एंड assumption are made, next step is to identify alternative courses of action. The courses of action may be routine or innovative. An innovative course may be adopted by the involving more people and sharing their idea. यहाँ पे तुमको हर एक जगह पे लोग मिलेंगे, वो अपना राय देगा कि लाइब्रेरी में पढ़ने से अच्छा होता है। कोई ऑफलाइन क्लास कर रहा है तो बोलेगा नहीं यार ऑफलाइन का मजा ही अलग है, कोई बोलेगा नहीं यार ऑनलाइन से भी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये तरीके का तुम आइडेंटिफाई करोगे, देन आफ्टर एक एक को आइडेंटिफाई करने के बाद सबको इवैल्यूएट करोगे। तो यहाँ पे यही तो पूछा है कि बेटा तुमको क्या करना है, बोल रहा है उसके बाद ये क्या करेगा मैनेजर, इवैल्यूएटेड करेगा ऑल द पॉसिबल कोर्सेस ऑफ एक्शन इन प्लानिंग प्रोसेस, राइट। तो चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा तैयार। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम में आने वाले सवालों में से एक 6 मार्क्स का, ये सब 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। सारा क्वेश्चन एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन बेटा जी यहां पे कितने मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स का है। चलो explain how planning reduce overlapping and wasteful activities, establish standard for controlling and facilitate decision making। तो ये 3 चीज यहां पे बोला है, ये तीनों को तुमको एक्सप्लेन करना है और ये 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स तीनों मिला के बेटा आपको 6 मार्क्स मिलेगा। तो किसी को कम ज्यादा प्यार नहीं करना, तीनों को बराबर प्यार करना है, ठीक है, यानी कि बराबर ही वैल्यू देना है। प्लानिंग अगर तुम कर लेते हो तो ये वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस कर लेता है। बात समझ में आ रहा है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहां पे नहीं होता। पहले से वेल प्लान है कि राम रोटी बनाएगा और श्याम जो है वो सब्जी बनाएगा, तो पहले से प्लान है ना, चीजों के बारे में तुमने डिटरमाइंड कर रखा है, चीजें डिटरमाइंड है पहले से। चल उसके बाद एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, आओ देख लेते हैं कैसे कैसे करके तुमको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। क्या बोला गया, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी में बोलता है प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग and activities the effort of different division, department and section. Since planning ensure clarity in thought and action, work is carried out smoothly without interruption. किसी भी तरीके का काम जो है वो स्मूथली होगा, किसी भी तरीके का उस काम में इंटरप्शन नहीं, यानी कि बाधाएं नहीं आएंगी जब चीजें पहले से डिटरमाइंड होगी। तो बात समझ में आ रहा है। दूसरा बोलता है बेटा प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अगर तुमने प्लान करा 90% आएगा मेरा, है ना, और तुमने चेक करा कि 80 आया, तो ये 10% जो कम आया ये क्यों आया, कैसे पता चला 10% कम आया, है ना। 80 भी तो 80 मान लो, इसको कम क्यों बोल रहे हो तुम 10, यहां 10 कहां से कम आया, क्योंकि तुमने पहले से प्लान कर रखा था कि मेरा 90 आना चाहिए। बात समझ रहा है, मेरा 90 आना चाहिए। प्लानिंग प्रोवाइड द गोल अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके ये जो 10 मार्क्स परसेंटेज का यानी 50 मार्क्स का जो डेविएशन आ रहा है वो तब आ रहा है जब तुमने स्टैंडर्ड को अपना फिक्स कर रखा था। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग हो गया। उसके बाद बोलता है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक into the future and make a choice from amongst various alternative courses of action। बहुत तरीके का तुम्हारे पास अल्टरनेटिव होता है, तुम डिसीजन ले लेते हो ना, चलो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया जाए, तो ये जो ज्वाइन करने का तुम्हारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आ रहा है, कब आ रहा है, जब तुमने पहले से प्लान कर रखा है। बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4
बोलता है डिलीजेंट डेवलपर, एक डिलीजेंट डेवलपर करके एक कंपनी है और वेबसाइट डिजाइन कंपनी है ना, बेंगलोर में, इज अ स्टार्टअप इनिशिएटिव है ये, किसके द्वारा? मणिराज के द्वारा, है ना। विच एम, यानी कि किसके द्वारा ये है? मणिराज के द्वारा। विच एम एट अचीविंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10%, यानी कि इसको तुम मान लो ओनर कौन हो गया? ऑनर मनी राज। क्लियर है? चलो, एड अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10%। इसका प्लान क्या है कि बेटा 10% हमको प्रॉफिट कमाना है इन द फर्स्ट ईयर, है ना। मिस्टर मनीराज अपॉइंटेड मिस्टर अडवेट एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड। कौन मार्केटिंग हेड कौन हो गया? मार्केटिंग हेड जो है वो कौन है बेटा? मिस्टर अडवेट। चलो यहां लिख लिया ऊपर में, मिस्टर क्यांस एज द हेड ऑफ बैकएंड डिपार्टमेंट। हेड ऑफ बैकएंड डिपार्टमेंट का हेड कौन है भाई साहब? तो मिस्टर क्यांस। चलो सबका नाम लिख लिया यहां पे, एज द बैकएंड डिपार्टमेंट, है ना। एंड मिस्टर निर्वेद हेडेड द ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग किसके हाथ में बेटा? इधर लिख लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग किसके हाथ में है? तो कौन है भाई? मिस्टर निर्वेद। चलो ये हो गया, है ना। उसके बाद सिंस ईच हेड वाज स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक स्किल, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का हेड है बेटा, सब लोग हेड है, ठीक है। चलो सब अपने अपने जगह पे, ओनर हो गया मणिराज, बाकी सब लोग क्या है? हेड है। मार्केटिंग हेड कौन हो गया? मिस्टर अवैध। उसके बाद हेड ऑफ बैकग्राउंड डिपार्टमेंट कौन? बैकएंड डिपार्टमेंट कौन हो गया? मिस्टर क्यांस। एंड हेड ऑफ ग्राफिक डिपार्टमेंट कौन हो गया? निर्वेद। क्लियर है? चलो यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद बोलता है सिंस ईच हेड वाज स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक स्किल, हर एक हेड अपने अपने फील्ड में एकदम एक्सपर्ट है, पूरा स्किल से भरा हुआ है। इट रिजल्ट इन द इंक्रीज एफिशिएंसी एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, जिसके कारण यहां पे बहुत अच्छी चीजें हुई, है ना। सारे लोग अच्छे से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे और इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी बढ़ रहा था क्योंकि सारे लोग अच्छे से अपना अपना वेल ट्रेंड थे, राइट। उसके बाद हाउएवर प्रॉब्लम अराइज व्हेन मिस्टर Advait started considering group objective superior to organizational objective, है ना। जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव है उसको सुपीरियर मानने लग गया टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड स्टॉप्ड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, लोगों को इन्फॉर्म नहीं करने लगा। कौन? अवरेट, यानी कि मार्केटिंग हेड जो था वो अद्वैत जो है स्टार्ट कर दिया कंसिडरिंग करना ग्रुप ऑब्जेक्टिव को सुपीरियर टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड स्टॉप कर दिया वो एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विथ मिस्टर क्यांस एंड मिस्टर निर्वेद। ये दोनों से कोई बात को शेयर ही नहीं करता था। द कंपनी हैड टू बियर द ब्रंट of lack of coordination and was unable to achieve its objective, और वो अपने ऑब्जेक्टिव को पाने में कंपनी कामयाब नहीं रही क्योंकि बेटा यहां पे कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा था ना, राइट। चलो अब बोलता है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा जब भी तुमसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा ना तो तुमको क्या करना है? यहां पे दो ही टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, पहला फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। याद रखना, बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कहां से आ गया? वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। भाषा हमारा स्ट्रक्चर आ गया तो दो ही होगा, या तो फंक्शनल या तो डिविजनल। और फंक्शनल और डिविजनल का मतलब क्या होता है बेटा? आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। फंक्शनल का मतलब सिंपल सा बात कि एक मैनेजर, देखो यहां पे मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देता हूं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो दो होगा तुम्हारा। कौन कौन सा? फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल में सीधा सा बात होता क्या है? मान के चलो कि एक कंपनी है जो फुटवियर बना रही है ना। वो फुटवियर का एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा,
और इसके अंडर में एक प्रोडक्शन हेड होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, एक परचेज मैनेजर होगा, एक सेल्स मैनेजर होगा, है ना, और एक मार्केटिंग मैनेजर होगा, एक फाइनेंस मैनेजर होगा। इसी तरीके का सब लोग एक एक होगा, किसके अंडर में, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंडर में। कि फुटवियर एक कंपनी है, तो कंपनी क्या है, फुटवियर, एक ही कंपनी है ना, बात समझ में आ रहा है। बट अब डिविजनल के केस में आ जाओ बेटा जी। डिविजनल में बोलता है कि कंपनी यहां पे दो तीन है, एक XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी है और ये फुटवियर भी बनाती है, ये गारमेंट्स भी बनाती है, वो वॉच भी बनाती है, स्टेशनरी भी बनाती है ना, ये लेडीज गारमेंट भी बनाती है, ये सारा चीज बनाती है। तो पता है क्या होगा, ये हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक डिवीजन का अलग अलग फिर मैनेजर होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलो कि फुटवियर का एक अलग मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसके अंदर में जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर, फिर यहाँ पे भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर यहाँ पे भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसके अंदर में सारे लोग, हर एक का एक अलग अलग सारे चीज होंगे। बात समझ में आ रहा है। यानी कि सिंपल सवाल का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं भी होगा तो यहाँ पे जो 5 डिपार्टमेंट, मेन डिपार्टमेंट होता है, दैट इज परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, फाइनेंस, ये 5 डिपार्टमेंट सभी के पास होगा, सभी के पास होगा। बात समझ आ रहा है। यानी अपना अपना सब इंडिपेंडेंट बॉडी है, सब अपना अपना सामान बेचेगा। तो यहां पे उस केस में हम लोग जो देख रहे थे बेटा जी, केस अभी जस्ट कौन सा था, यहां था। ये जो केस है, यहां पे कंपनी एक ही है ना, और कंपनी एक है बट सारे लोग एक ही कंपनी के इंप्लॉय हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो बेटा मेरे हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, स्टेट 2 बेनिफिट एंड 2 लिमिटेशन ऑफ आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का 2 लिमिटेशन और 2 बेनिफिट आपको बताना है। तो चलो, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट बाय द डिलिजेंट डेवलपर इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर ऑफ रिलेटेड जॉब टुगेदर। सारा परचेज डिपार्टमेंट से काम परचेज डिपार्टमेंट करेगा, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ना, और डिजिटल मार्केटिंग का ही ना काम हो रहा है, 50 काम तो हो नहीं रहा है। बेनिफिट ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले चलो 2 मेरिट 2 डिमेरिट पूछा था, तो यहाँ पे मेरिट देख लेते हैं। क्या है बेटा जी मेरिट, इट्स लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। इसको ना अपने अपने काम को, सारे लोगों को स्पेशलाइजेशन मिलता है। सिंस एम्फेसिस ऑन द प्लेस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, दिस प्रमोट एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर एज एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन द डिपार्टमेंट एंड आर एबल टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। बात समझ रहा है कि हम अपना सेल्स का काम करके बहुत खुश हैं और अपना सेल्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या बोलता है, इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म्ड। सारे लोग एक कंपनी का काम कर रहे हैं तो लगभग सिमिलरिटी ही वर्क में है, बस अपना फंक्शन अलग अलग है ना। तो यहां पे भी एक अलग मेरिट है। उसके बाद डीमेरिट इसका क्या हो जाएगा बेटा, लिमिटेशन पहला, द फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेस लेस एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव। लोग क्या होता है ना, फिर अपने पे काम पे ध्यान देने लग जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भूल जाते हैं। तो हर बार इसीलिए मीटिंग किया जाता है। तुम देखोगे कंपनी में हर सप्ताह, हर महीना, हर 10 दिन पे मीटिंग होता है। वो क्यों होता है, इस चीज को याद कराने के लिए कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है। क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट वाला सोच रहा है कि भाई मेरा सेल्स सिर्फ सेल करने का काम है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट में लीड, बाकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लेना। इट में लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट। अलग अलग फंक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बात पहुंच सकता है। ये भी एक तो ड्रॉबैक, डैम श्योर नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन एक एग्जम्पशन मान के चला जाता है कि हो सकता है, एक एग्जम्पशन लेकर चल सकते हो तुम। तो ड्रॉबैक होता एकदम नहीं है, फीचर्स एकदम होता है, निश्चित रूप में होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। FW टेलर का दिया हुआ, ये आपके सामने 1 2 3 टेक्निक है, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। मेथड स्टडी, फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन। मोशन स्टडी, टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट, है ना। टाइम स्टडी, टू फाइंड आउट द बेस्ट टाइम टू ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब। बहुत अच्छे से तुम लिख सकते हो, आओ दिखा देते हैं किस तरीके से लिखना है। इट रिफर्स टू द स्टडी, मोशन स्टडी में बोलता है, ऑफ मूवमेंट लाइक
फिटिंग, पुटिंग, ऑब्जेक्ट, सिटिंग एक्सेट्रा, है ना, विच आर टेकन वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। ये यहाँ पे ये बोल रहा है अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट आर शॉट टू बी एलिमिनेटेड सो दैट इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब इफेक्टिवली। बोलता है इफेक्टिवली तुम अगर जॉब को मतलब अच्छे से समय पे अपना पूरा करना चाहते हो टास्क को, तो उस सिनेरियो में तुमको यहाँ पे अपने मूवमेंट पे ध्यान देना है कि बार बार तुमको, जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूं मुझे प्यास लगा तो मैं देखो यहाँ पे पानी में रख लिया हूं और मैं पी लूंगा अभी। यही अगर पानी में बाहर रखता तो बार बार मुझे जाना पड़ता। अगर क्लास में 2 बार भी मैं पानी पी रहा हूं, 2 मिनट मुझे जाने में लगे तो 4 मिनट वेस्ट होता ना, जब तक तो एक क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका मोशन स्टडी। टाइम स्टडी क्या हो गया? इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। स्टैंडर्ड टाइम क्या है काम करने का? The objective of time study is to determine the number of worker to be employed, frame suitable incentive scheme and determine labor cost. Each and everything यहाँ पे determine किया जाता है टाइम स्टडी में कि कितने टाइम तक कौन काम करेगा, कौन सा टाइम करने का काम समय अभी चल रहा है। उसके बाद क्या हो गया बेटा यहाँ पे? उसके बाद टाइम स्टडी हो गया, मोशन स्टडी हो गया, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी यहाँ लिखा हुआ शायद नहीं है, लेकिन तुम अच्छे से चीजों को समझ सकते हो कि मेथड स्टडी में क्या बोला गया। मेथड स्टडी का मतलब, मेथड स्टडी रेफर्स टू द फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ द प्रोडक्शन, बेस्ट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन एंड अडेप्ट दैट वे, है ना, कि जो उसको हम लोगों को क्या करना है ना, वो वे को हम लोगों को अडेप्ट कर लेना है ना। चल उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पता है हम लोगों को क्या होता है? आ जाओ। क्या बोला गया? मतलब इसका वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द वन ऑर्डर फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वन सुपीरियर ओनली। एक राम नाम का अगर बॉस है, सॉरी स्टाफ है, जूनियर है, सबऑर्डिनेट है, ये तीनों नाम से बुला सकते हो, वर्कर है ना, तो इसको जो बॉस है वो एक ही बॉस ऑर्डर देगा और ये इसको रिपोर्ट एक ही इंसान को रिपोर्ट करेगा, वरना ये क्या हो ना, चकरा जाएगा, पता नहीं किसको रिपोर्ट करना है, किसको जाकर के बताना है, किसका काम पहले करना है। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैव सेम ऑब्जेक्टिव, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक ही डायरेक्शन में तुमको बेटा काम करना है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा? जैसे मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस साल कोचिंग में 500 एडमिशन करवाएं, अब सबका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए ना। भाषा में आ रहा है? ये सबका ऑब्जेक्टिव, तो वन हेड, यानी वन हेड मतलब एक इंसान को नहीं बोल रहा, वन ग्रुप ऑफ पीपल, वन यूनिट, वन प्लान, ये बोलता है। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि अगर एक स्टाफ को 2 बॉस मिलकर के ऑर्डर देगा तो वो किसका काम करेगा, इसीलिए एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर दे, वो ज्यादा अच्छा है ना। उसके बाद एम क्या है इसका? टू प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन। सिंपल सा बात, किस चीज को बचाना? डुअल सबऑर्डिनेशन को। उसके बाद इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, काम दोहरा ना जाए, सारे लोगों को पता है व्हाट टू डू, राइट। उसके बाद इम्प्लीकेशन, इट अफेक्ट इन इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे ये फर्क पड़ता है और ये पूरे के पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 क्या बोलता है? एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ फेओल फ्रॉम द फॉलोइंग। फेओल का 14 प्रिंसिपल है बेटा जी, उसके में हमको मात्र यहाँ पे 3 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है ना। तो चलो जल्दी से हम लोग कर देते हैं इसको फटाफट। क्या बोला गया? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन, रूल को बताता है ये, एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को बताता है ये, विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट रिक्वायर गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल पे होना चाहिए यहाँ पे हर एक सुपीरियर। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द पेनाल्टीज। क्या लेट से आओगे तो क्या फाइन लगेगा, रूल्स क्या है, डिसिप्लिन क्या है एंड ऑल। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिसिप्लिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ऐसा किसका कहना है? हेनरी फेओल का कहना है, जिन्होंने हमें 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया, राइट। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हर एक चीज को तुमको वो ऑर्डर देने वाला ऑर्डर नहीं है, निर्देश देने वाला ऑर्डर नहीं है। यहां पे ऑर्डर ऑर्डरली मैनेजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। एक सेकंड में पानी पीता हूं। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। इंसान, जैसे मान के चलो ये स्क्रू ड्राइवर है, अगर आप इसको जिधर तिधर रख दोगे तो फिर क्या ही हो जाएगा, ढूंढने पे मिलेगा नहीं। और मशीनरी में हो सकता है स्क्रू ड्राइवर लगाओगे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मिल ही नहीं रहा है तो मशीनरी बंद है। बात समझ में आ रहा था? तुम इधर उधर रखने के बजाय अच्छे जगह पे सामान रखो, ऐसा कहना है किसका? हेनरी फेओल का। बात समझ में आ रहा है? तो चलो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट ए प्लेस एंड एवरीवन एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स हर प्लेस। बात समझ में आ रहा है? हर जगह पे सही समय, सही जगह पे सही चीज होना चाहिए, वही चीज ये बोल रहा है। एसेंशियली इट मींस ऑर्डर लाइन।
it is a very fixed place for the everything and it is present there, then there will be no hindrance in the activity of business factory. This will lead to increased productivity and efficiency. बात हमारा, इससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, टाइम बचता है और एफिशिएंसी भी बढ़ता है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. चल क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया यहां पे, ध्यान से समझना. The CEO of a fast growing technology company has asked the head of the operation to lead a workshop for department heads on effective planning. बोलता है यहां पे सिंपल सा बात कि सीईओ जो है कंपनी का, फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी का, अब बोला किसको, हेड ऑफ द ऑपरेशन को, टू लीड द वर्कशॉप, के एक वर्कशॉप बनाओ, एक ऑफिस टाइप से बनाओ फॉर डिपार्टमेंट के लिए, हेड के लिए, डिपार्टमेंट्स के हेड्स के लिए, ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, है ना. द वर्कशॉप विल कवर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान. और वो वर्कशॉप होगा, वो जो मतलब इन्वायरमेंट होगा, वो डिफरेंट प्लान से मिल करके बनेगा, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजी रहेगा उसमें, पॉलिसी रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, ऑब्जेक्टिव होगा, रूल एंड प्रोसीजर, ये सारा चीज होगा, है ना. The goal is to enhance their understanding of these planning component and how they contribute to the company success. और किस तरीके से बताना है कि किस तरीके से वो जो आपका टाइप्स ऑफ प्लान है वो कंपनी के सक्सेस में इंप्लीमेंट होगा. राइट 6 पॉइंट ऑफ इंक्लूड इन द वर्कशॉप. वर्कशॉप में जो आप 6 प्लानिंग के तहत, सॉरी, ये सारा टाइप्स ऑफ प्लान को जो इंप्लीमेंट करोगे उसका 6 पॉइंट आपको बताना है. बहुत आसान, हर प्लान को उठाओ, एक एक पॉइंट बना दो. क्या बोला गया 2-3 लाइन में. और स्ट्रैटेजिक प्लान क्या बोलता है, डिफाइंस आवर कंपनी लॉन्ग टर्म विजन. स्ट्रैटेजी का मतलब लॉन्ग टर्म विजन ऑफ द कंपनी, क्या चाह रहा है ना. उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. चलो नेक्स्ट क्या बोला गया, पॉलिसी. पॉलिसी आर ब्रॉड गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल दैट गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल सा बात बोला गया है, पॉलिसी जो है वो एक गाइडलाइंस है. पॉलिसी जो है वो गाइडलाइंस है जिसके तहत काम होता है, और ये एक स्टैंडर्ड एंड रूल एंड वेरियस एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस का ये एक एक्सेप्टेबल कंडक्ट माना गया है. द प्रोग्रामर आर कंप्रिहेंसिव प्लान दैट इनकम्पास मल्टीपल प्रोजेक्ट और एक्टिविटी विद द कॉमन गोल. प्रोग्रामर का मतलब सिंपल सा बात बेटा कि क्या तुम करने वाले हो, कब, इसके बाद क्या करोगे, ईच एंड एवरीथिंग. एंड ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट दैट सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटेजिक प्लान. कि स्पेसिफिक मेजरेबल वैल्यू है कि भाई मेरा पिछले साल के कंपैरेटिवली मैं 25% सेल को बढ़ाना चाहता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है. चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रूल आर स्पेसिफिक एंड स्प्लिट गाइडलाइंस दैट गवर्न स्पेसिफिक एक्शन और कंडक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन. दे डिफाइन द डूज एंड डोंट. क्या करना है क्या नहीं करना है वो कौन बताता है, और एक यूनिफॉर्मिटी इन एम्प्लॉय बिहेवियर को डेवलप करता है. बात समझ रहा है कि मतलब सारे लोग इस चीज को मानेंगे. रूल बन गया है मतलब बन गया है. बात समझ में आ रहा है, ये सब लोग मानेंगे. प्रोसीजर आर डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस. दे प्रोवाइड कंसिस्टेंसी and standardization ensuring task and executive accurately and effectively. बात समझ में आ रहा है. तो यहां पे ये सारा चीज बोला गया है. उसके बाद तुम यहां तक तो तुमको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, चलो देखते हैं फटाफट. क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है यहां पे, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बाय एफडब्ल्यू टेलर. 3 यहां पे कोई जो भी जितना भी आपका यहां पे टेक्निक दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, वो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा, उसमें से कोई 3 को तुमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. पहला डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम को, उसके बाद मेंटल रिवॉल्यूशन को, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को, और फंक्शनल फॉर्मेनशिप को. चलो सबको एक एक करके समझते हैं. पहले यहां पे क्या है, डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम. प्राइस यहां पे क्या होता है ना, राम अगर ज्यादा काम कर रहा है तो इसको ज्यादा सैलरी देना है, राम अगर कम काम कर रहा है तो इसको कम सैलरी देना है. ये बोलता है डिफरेंशियल पी, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा सैलरी मिलेगा. मेंटल रिवॉल्यूशन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हारे माइंड में जनरेट कर देगा. कौन, तुम्हारा मैनेजर, उसको बोला था मेंटल रिवॉल्यूशन. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति व्यवस्था बना करके काम करो. और देन आफ्टर बेटा फंक्शनल फॉर्मेनशिप के एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है. पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग करता है और प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पढ़ना. डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरीके से आपको लिखना है. एफडब्ल्यू टेलर, इट इज ए मेथड ऑफ इंसेंटिव्स
worker and increase productivity. Under this system, worker are paid different rate of each unit of output. They produce the idea behind this approach. It is the reward higher productivity with higher wages. Taylor believed that by offering financial incentive, worker would be motivated to work more effectively and increase their output. ज्यादा पैसा देंगे तो ज्यादा आउटपुट आएगा, leading the greater overall productivity for the organization. This concept laid the foundation for modern performance based पे सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम दैट आर स्टिल इन द यूज टुडे इन द सम इंडस्ट्री। बात हमारा ये आज भी जिंदा है बहुत जगह, और ऐसा ही सब जगह का वेजेस सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या बोल रहा है बेटा? द टर्म मेंटल रिवॉल्यूशन कॉइन्ड बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर रेफर्स टू द फंडामेंटल चेंजेस इन द माइंडसेट एंड एटीट्यूड ऑफ द बोथ वर्कर एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर। बात हमारा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे आपको समझा दिया गया है कि माइंडसेट में एटीट्यूड में यहां पे चेंजेस लेकर के आता है। उसके बाद बेटा फंक्शनल फॉर्मेनशिप में, फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज अ कॉन्सेप्ट development by F.W. Taylor as a part of his scientific management system. Under this approach, the traditional role of the single foreman overseeing a group of workers is divided into multiple specialized foremen. एक foreman पहले सारा काम देखता था, लेकिन nowadays एक सारे काम के लिए अलग अलग foreman को रख दिया गया है। Each responsible for specific aspect, हर एक पहलू के लिए हर एक को जिम्मेदार ठहराया जाता है of the production process. Taylor identified 8 distinct functions that were crucial for the effective production, such as route clerk, instruction card clerk, time clerk, gang boss, cost clerk, है ना, discipline officer। ये सारा चीज यहां पे बताया गया है। तो आपका ग्राफ भी यहां पे बना देता हूं मैं, आप इस तरह का ग्राफ बना सकते हो, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहां पे 4 लोग होते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन ऑफिसर, और यहां पे भी होता है गैंग बॉस, उसके बाद टाइम बॉस, टाइम एंड कॉस्ट, ये सारा चीज यहां पे होता है। आप लोग किताब में भी इस चीज को देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया? जोजो एंड जोजो इज अ कंपनी नोन फॉर द, इसको अच्छे से तुम स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ो जरा जल्दी से। चलो, जोजो एंड जोजो इज अ कंपनी नोन फॉर इट्स कंज्यूमर बिजनेस। एक कंपनी है जोजो एंड जोजो इज अ कंपनी नोन फॉर इट्स कंज्यूमर बिजनेस के नाम से अपना जाना जाता है, जो कि बेबी ऑयल एंड बैंडेज बनाता है। बट मेनी पीपल डू नॉट नो, बहुत सारे लोग इसके बारे में ये नहीं जानते हैं कि कंपनी ऑल्सो रन अ मेडिकल डिवाइस, मेडिकल का बहुत सारा आइटम भी बेचा जाता है इसके द्वारा। डायग्नोस्टिक बिजनेस के बारे में है ना, एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में कि दवाइयां भी बनाती है। विथ मोर देन 1,80,000 एम्प्लॉय, 1,80,000 से एम्प्लॉय इसके पास ज्यादा है वर्ल्ड वाइड में, यानी कि एमएनसी कंपनी है। द कंपनी हैज चूजन a shared decision making authority with lower level। भाई साहब ये जो है ना अथॉरिटी को लोअर लेवल में दे रहा है ना। आज जो क्वेश्चन देखते क्या है, बाय कोटिंग द लाइन given identified the briefly explain the benefit of the concept discussed, यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज किया गया है और उसका बेनिफिट क्या है। अब चलो स्टार्ट करते हैं लाइन को कोड करना, क्या क्या हो जाएगा आओ देख लेंगे फटाफट। विथ द मोर देन 1,80,000 एम्प्लॉय वर्ल्ड वाइड, द कंपनी हैज चूजन द शेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी with lower level, place it nearest to the point, therefore the response does not take time, ताकि यहां पे डिले ना हो, सारा काम जो है वो लोअर लेवल ही अब खुद से कर ले। तो मुझे तो यहां पे आंसर समझ में आ रहा है, लेकिन चलो आगे भी पढ़ते हैं। दिस प्रोपोगेट्स, इसका जो प्रोपेगेंडा है, द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, बहुत योग्यता है इंसान के पास, कैपेबल है वो, और रिसोर्सफुल इंसान है, हु कैन गेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी, ताकि उनको चांस मिल सके अपना एबिलिटी को पूरा करने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि वो उनके पास जो भी क्षमता है, हु कैन गेट, यहां से अंडरलाइन कर सकते हो तुम, हु कैन गेट द चांस ऑफ प्रूव देयर एबिलिटी, के वो कोई भी इंसान को अगर तुम डिसीजन मेकिंग पावर दोगे तो अपने क्षमता को वो पूरा कर सकता है। एंड इनेबल द कंपनी इज रिसोर्सफुल, है ना, हु कैन गेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी, यहां पे 2 बार लिखा गया है। एंड इनेबल द कंपनी इन आइडेंटिफाइंग दोज एग्जीक्यूटिव who have the necessary potential to become dynamic leader, और वैसा इंसान उभर करके आएगा जिसके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है और वो आगे चल करके डायनेमिक लीडर बन सकता है। so that the checking required on decision taken by lower level management is least, है ना। this make it possible to evaluate performance at each level and each department can be individually held accountable for their result। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अकाउंटेबल है अपने अपने मतलब परिणाम के लिए। तो यहां पे सिंपल सा बात मुझे लग रहा है बेटा जी, यहां पे हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन।
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन एवरी लेवल, लाइज इन एवरी लेवल। बात हमारा हर एक लेवल पे पावर टू टेक डिसीजन है, निर्णय लेने का पावर है। बात समझ आ रहा है? तो यहां पे वही चीज हो जाएगा। आ जाओ, इसको लाइन को भी यहां पे कोट कर दिया गया है। रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, यहां पे पहले बोल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन, पहले आंसर लिख दिया गया। तो जैसे ही आप डिसेंट्रलाइजेशन लिखोगे 2 नंबर ये मिल गया आपको, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक एक नंबर आ जाओ और देखते हैं कहां कहां से मिलेगा। रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, क्विक डिसीजन होगा यहां पे। देखो रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम यहां पे लिखा हुआ था, रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना। इससे क्या लाइन बना, क्विक डिसीजन। उसके बाद बेटा, उसके बाद बाकी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लेना। हु कैन गेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी, देखो यहां पे लिखा हुआ है गेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, यहां पे हो जाएगा डेवलप मैनेजरियल टैलेंट इन द फ्यूचर, है ना। टैलेंट फॉर द फ्यूचर, डिसेंट्रलाइजेशन गिव द मैनेजर अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी एंड क्रिएट अ रिसीवर और क्वालिफाइड मैन पावर दैट कैन बी कंसिडर्ड टू फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजीशन थ्रू प्रमोशन। बात समझ आ रहा है कि यहां पे अगर तुम अपना एबिलिटी को यहां पे प्रूव करने का तुम्हारे पास एक तरीका है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, तो उससे तुमको प्रमोशन उसी बेसिस पे मिल जाता है, राइट। उसके बाद चलो, आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव हु हैव नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम अ डायनेमिक लीडर, देखो यहां पे मैंने अंडरलाइन किया था, है ना। एग्जीक्यूटिव हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम अ डायनेमिक लीडर, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, सिंपल सा बात बोल रहा है यहां पे, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। एक इनिशिएटिव ले रहा है कौन, तुम्हारा सबऑर्डिनेट, और काम सही से कर रहा है तुम्हारा सबऑर्डिनेट, और उसके अंदर कुछ करने की इच्छा जाग रही है, और ये पॉसिबल बनाता है टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड ईच डिपार्टमेंट कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल टू देयर रिजल्ट। और लास्ट वाला लाइन को बेटा कोट कर देंगे हम लोग यहां से यहां तक। क्लियर है सबको? और इससे क्या निकल करके आ जाएगा, बेटर कंट्रोल, फीडबैक फ्रॉम द लेवल, हेल्प टू एनालाइज वेरिएंस एंड इंप्रूव ऑपरेशन। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलोगे और अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस आपको थोड़ा बहुत डेटा अगर इधर उधर हो सकता है तो हो सकता है, वरना आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा उलझा सकता है, दिक्कत नहीं लेना है बेटा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। बोलता है यहां पे दोनों आपस में ना कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का जो तर्क वितर्क है दोनों का सेम है लगभग। बस बोलता है एक बिलीव करता है दैट मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉय, के एम्प्लॉय कभी भी उसको तुमको सजेशन दे रहा है तो अपना कान नहीं बंद कर लेना है, सुनना है उसको। तो एम्प्लॉय को सुनने के लिए कौन बोला है, फ्योल बोला है सर, हेनरी फ्योल। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में बोला गया है कि हर एक एम्प्लॉय का ओपिनियन सजेशन को लेना है। वाइल अदर सजेस्टेड, अब एफडब्ल्यू टेलर का आते हैं क्या बोल रहे हैं वो, वाइल द अदर सजेस्टेड दैट अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, यानी कंप्लेन बॉक्स होना चाहिए, वेयर बाय सजेशन विच रिजल्ट इन सस्टेनेबल टाइम और कॉस्ट रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। सिंपल सा बात यहां पे बोल रहा है कॉपरेट करो एक दूसरे को, है ना। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल टेलर एंड फ्योल रेफर टू इन द एबव पैराग्राफ। कौन कौन सा है, द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अभी जस्ट मैंने बोला था, और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो बेटा यानी कि तुमको एम्प्लॉय को कॉपरेट भी करना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है, यानी कि सेल्फिशनेस नेचर नहीं अपनाना है। और यहां पे बोला गया है हेनरी फ्योल के द्वारा बेटा 14 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, जिसमें बोलता है ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को तुमको क्या करना होगा, इनिशिएटिव, यानी कि तुमको वहां पे उनको एक चांस देना होगा कि आकर के सजेशन दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वो भी होगा आपका 6 मार्क्स का। एक वीडियो ये रहा, एक वीडियो और मैं लेकर के आऊंगा 6 मार्क्स का, बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन यहां, 10 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें होना चाहिए आई थिंक, देख लेंगे कितना है, पढ़ना है बस, अच्छा मार्क्स लाना है, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम बार बार आपका नहीं आने वाला है। बस हमारा आज रात 8 बजे कोई बच्चा नहीं सोएगा, एकदम रिचार्ज करके चार्ज करके फोन को हर तरीके से रख लेना है, और एकदम मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा सारे का आंसर आप बताओगे, एक्सप्लेन मैं करूंगा। तो चलो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन लेकर के मैं आ रहा हूं, डरने की बात नहीं है। मिलते हैं हम लोग आज रात 8 बजे अपने लाइव सेशन में, महा मैराथन। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, कीप स्टडिंग, अच्छे से पढ़ो।